अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमारी डिस्कशन एन्युटी परपेचुटी की डिस्काउंटिंग पे हुई थी। डिफरेंट एन्युटी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्युटीज़ क्या होती हैं, उनकी डिस्काउंटिंग हम कैसे करते हैं, नॉर्मल, डिलेड, एडवांस। और सिमिलरली परपेचुटी के ऊपर भी हमने बात की। परपेचुटी क्या है, टाइप्स ऑफ परपेचुटी क्या है, नॉर्मल, डिलेड एंड एडवांस, और उनकी डिस्काउंटिंग हम कैसे करते हैं। और फिर एन्युटी परपेचुटी को लेके हमने कुछ बेसिक्स इलस्ट्रेशन थी एनपीवीज़ की, उनको भी सॉल्व किया था। तो किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल एन्युटी परपेचुटी को लेके, कोई दिक्कत? अच्छा जी, हम काम कर रहे हैं अब साथ साथ डिस्काउंटिंग के टूल्स भी सीख रहे हैं। एनपीवी आईआरआर कैलकुलेट करने में जो हमें हेल्प देंगे, लेकिन साथ साथ हमें काम करते रहना है स्टेटमेंट्स, कहानी प्रोजेक्ट की पढ़ के उससे कैश फ्लो बनाना। चूँकि मैंने जैसे आपसे रिपीटेडली कहा है, तकरीबन 80% मार्क्स हमें मिलते हैं इस चीज़ के कि स्टेटमेंट को पढ़ के उससे कहानी बनाना। तो उसमें एक अहम जो चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है वो अजम्पशन ऑफ डीसीएफ है। हम जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं एनपीवी की, आईआरआर की, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स हैं। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज के बारे में कुछ अजम्पशंस हमें लेनी पड़ती हैं जब हम कैश फ्लोज को अरेंज कर रहे होते हैं ईयर वाइज। बेसिक अजम्पशन है, हर सवाल को पढ़ते हुए हमने इनका ख्याल रखना है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमें प्रोजेक्ट के जो कहानी होती है वो स्टेटमेंट फॉर्म में दी गई होती है। हमें ईयर वाइज 0 के सामने क्या आना है, 1 के सामने क्या आना है, ये नहीं बताया गया था। वो हमने खुद इन अजम्पशंस की बेस पे फैसला करना होता क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में अजम्पशन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम नॉर्मली 0 पे लेते हैं, मतलब हम अज्यूम करते हैं कि इमीडिएटली या टुडे हमारी इन्वेस्टमेंट आज ही होगी। अनलेस टोल्ड अदरवाइज वी मे कम अक्रॉस अ क्वेश्चन जिसमें एग्जामिनर कह सकता है कि हम एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत 1 साल बाद पड़ेगी, तो उसमें फिर इन्वेस्टमेंट आप 1 में लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं हम एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करना चाहते हैं, इट इज अंडरस्टूड कि वो इन्वेस्टमेंट फिर हम आज करना चाहते हैं, ठीक है। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट 0 मिली जाती है अनलेस एग्जामिनर अदरवाइज हमें बता दे। ये पहली assumption है। दूसरी assumption ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के बारे में है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई प्लांट लगाते हो, कोई मशीनरी लेते हो, उससे प्रोडक्शन शुरू करनी है और प्रोडक्शन बेचनी है, और प्रोडक्शन बेचनी है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। उस प्रोडक्शन में खर्चा होना है और प्रोडक्शन को बेच के रेवेन्यू आना है। आज इन्वेस्टमेंट की जाती है और अजम्पशन रहे कि आज आपने इन्वेस्टमेंट की और कल से आपकी सेल्स शुरू हो जाएंगी, मतलब आपकी सेल्स इमीडिएटली शुरू हो जाती हैं। और हम ड्यूरिंग द ईयर जो कैश फ्लोज होते हैं उसको हम ईयर एंड अज्यूम करते हैं और पहला कैश फ्लो हम 1 में लाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर आप जरा समझो, 0 1 2 3 4 5, हमें जो क्वेश्चन में नजर आ रहा था ना 0 1 2 3 4 5, वो कुछ ऐसे हैं जो हम यहां पे ईयर पढ़ते थे। इसको मैं टाइमलाइन कहता हूं। टाइमलाइन को जरा समझ लीजिए, ये जो साल बता रहे हैं ये साल हमारे टाइमलाइन के एनुअल इंटरवल्स को बता रहे हैं। 0 का मतलब होता है आज, और इससे एक टिक आ गया हो तो समझो एक दिन, एक हफ्ता गुजर गया, 2 3 4 10 12 महीने गुजरे तो साल पूरा हो गया। 1 का मतलब यहां पे होता है 1 ईयर फ्रॉम टुडे। इसी तरह 3 का मतलब होता है 3 इयर्स फ्रॉम टुडे। टाइमलाइन की अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है। 0 का मतलब है टुडे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं पहला साल किधर है इस लाइन में, तो ये जनाब फर्स्ट ईयर है। दिस इज फर्स्ट ईयर, क्योंकि ईयर तो 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने तो ये पढ़े भाई। 1 का मतलब पहला साल नहीं होता। इस टेबल में जहां पे आगे में कैश फ्लो नजर आ रहे होते हैं, 1 का मतलब पहला साल नहीं होता। 1 का मतलब होता है पहले 1 साल बाद,
1 का मतलब 1 साल बाद, 2 का मतलब 2 साल बाद, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये आज है, और फर्स्ट ईयर ये है, सेकंड ईयर ये है, थर्ड ईयर ये है, क्योंकि देखो आज जैसे ही एक दिन गुजरेगा पहला साल शुरू हो गया कारोबार का, और जब 12 महीने गुजर गए तो पहला साल खत्म हो गया। एक दिन और आगे गए दूसरा साल शुरू हो गया, 12 महीने गुजरे दूसरा साल खत्म हो गया, एंड सो ऑन। अब ये जो मैं दूसरी assumption पढ़ रहा था यहां पे, पहली assumption थी आपने इन्वेस्टमेंट यहां करनी है, यहां पे आपने प्रोजेक्ट लगा लिया, अपना प्लांट ले लिया आपने। दूसरी assumption क्या है कि जैसे ही आपने प्लांट लिया अगले दिन से प्रोडक्शन सेल शुरू, इमीडिएटली प्रोडक्शन सेल शुरू। इसका मतलब पहले साल आपका कारोबार का ये रहेगा, इधर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, दिस विल बी योर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। और फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में साथ ही में तीसरी assumption के साथ अगर कंबाइन करो, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आप जो कैश फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो कमाते हो उन सब को कंबाइन करके, क्योंकि हमने डिस्काउंटिंग के लिए कैश फ्लो को एनुअल इंटरवल से प्लेस करना होता है, इन सब को हम इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके 1 पे शो करते हैं। साथ ही assumption नंबर 3 पढ़ लो, ड्यूरिंग द ईयर कैश फ्लो विल बी अज्यूम्ड एज ईयर एंड कैश फ्लो। आपको कहा जाएगा जी आप ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 10,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। इसका मतलब ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आपका रेवेन्यू कितना हुआ? 2 लाख। 10,000 इंटू 20, 2 लाख। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर जो 2 लाख रेवेन्यू है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर है, वीकली मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन हमने कैश फ्लोस को एनुअल इंटरवल्स पे प्लेस करना होता है अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल के लिए। ड्यूरिंग द ईयर वो कह सकते हैं जी वीकली सेल बराबर है, मंथली सेल बराबर है, बट मैं जनवरी फरवरी मार्च 12 इसे नहीं कर सकता उसके। ड्यूरिंग द ईयर जो सेल आई है उस सबको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके ईयर एंड पे शो कर देना है। और पहला हम अज्यूम करते हैं पहला हमारा ऑपरेशन ईयर, ऑपरेटिंग ईयर 1 होता है और पहले ऑपरेटिंग ईयर के कैश फ्लो 1 में आएंगे। फिर यहां पे फिर बात करूं, अनलेस एग्जामिनर स्टेट्स अदरवाइज, वो कहेगा प्लांट तो अभी लगाओगे लेकिन इसका काम शुरू होने में, प्लांट चलने में 12 महीने लगेंगे। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक प्लांट चलानी है, प्लांट चलना शुरू होगा 12 महीने बाद, 1 साल बाद। इसका मतलब पहली प्रोडक्शन सेल यहां आएगी और जो प्रोडक्शन सेल सेकेंड ईयर में आएगी वो टाइमलाइन पे कहां जाएगी? 2 पे, 1 पे कुछ नहीं आएगा इसका मतलब, ठीक है ना। उसने कहा जी हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 लाख की चाहिए, तेरा जुमला खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट यहां आ जाएगी। उसने कहा हम प्रोडक्शन करेंगे पहले साल में 10,000 यूनिट्स और 20 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। उसने हमें नहीं बताया प्रोडक्शन शुरू कब होनी है, तो हमारा असम्पशन रहेगी इमीडिएट शुरू हो जाएगी और 1 के सामने आ जाएगी पहला रेवेन्यू, पहली प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। वो कह देता है नहीं भी हम इन्वेस्टमेंट तो करेंगे 10 लाख की लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट होने में 12 महीने लग जाएंगे। इसका मतलब प्रोडक्शन शुरू होगी यहां पे आके और यहां से यहां पहली सेल्स और प्रोडक्शन होनी है और हमारा पहला कैश फ्लो इधर आएगा, ठीक है। तो हमने इन्वेस्टमेंट 0 पे लेनी है अनलेस स्टेट्स क्वेश्चन अदरवाइज। हमने पहला रेवेन्यू और कॉस्ट, ऑपरेशन के रेवेन्यू कॉस्ट 1 में लेनी है अनलेस क्वेश्चन स्टेट्स अदरवाइज, ठीक है। और आखिरी assumption एक और एग्जामिनर जुमला बोलता है, एग्जामिनर में सजेस्ट कि जी तीसरे साल के शुरू में आपको मशीन को ओवरऑल कराना पड़ेगा, तीसरे साल के शुरू में। अब तीसरे साल का शुरू हमारी लाइन में कहां आता है? 2 के फौरन बाद। तो एग्जामिनर में सजेस्ट तीसरे साल के शुरू में मशीन को ओवरऑल कराना पड़ेगा। अब हमने कैश फ्लोस को एनुअल इंटरवल्स पे रखना होता है। तीसरे साल का शुरू किस स्पॉट के ज्यादा करीब है, किस पॉइंट के ज्यादा करीब है, तो हम उसको 2 पे रखते हैं। है वो तीसरे साल का शुरू, लेकिन तीसरे साल का शुरू का मतलब 2 लिया जाता है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ एनी ईयर अज्यूम टू बी एंड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर हमें किसी साल के शुरू का कहा जाए तो हम उस कैश फ्लो को पिछले साल के एंड पे रखते हैं क्योंकि हमने एनुअल इंटरवल पे रखना है। तो हमें उसने कहा जी तीसरे साल के शुरू में कोई खर्चा होना है या कोई रिसीट आनी है, कोई खर्चा है या रिसीट है, वो कैश फ्लो हमने तो भाई एनुअल इंटरवल पे डालना होता है तो इधर आ जाएगा। तीसरे साल का एंड का मतलब ये है तो वो तो 3 पे आ जाएगा, उसमें तो कोई मसला नहीं है। जो तीसरे साल का एंड है वो तो 3 पे आ जाएगा, लेकिन तीसरे साल का शुरू इधर है, वो 2 के सामने आता है कैश फ्लो, ठीक है।
तो हम जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं सवाल की, उनमें बाज का टाइमिंग के बारे में क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर नहीं होता। स्टार्ट, एंड, ड्यूरिंग, इस तरह के जुमले कुछ लिखे होते हैं, तो उन जुमलों को हमने एजम्पशन के मुताबिक कैश फ्लो की टाइमिंग का फैसला करने के लिए इस्तेमाल करना होता है। जी जनाब, ये टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो की एजम्पशन है। आगे चलेंगे, सवाल पढ़ेंगे, तो ये तो हमारी आप समझें बिल्कुल पानी की तरह हमारी रूटीन में चीजें आ जाती हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन इंशाअल्लाह नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल चूंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, हमें लगता है शायद कोई नई चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हम कहानी सवालों की जैसे पढ़ना शुरू करेंगे, चीज़ें ये ऐसे ऐसे हल होना शुरू हो जाएंगी हमसे इंशाअल्लाह। जी, एनी क्वेश्चन इन अजम्पशंस में? कोई दिक्कत किसी बच्चे के जहन में? कोई सवाल? अच्छा जी, हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसमें फिर इसी इलस्ट्रेशन में डिस्काउंटेड पेबैक का जो एक मेथड हमारा रहता है वो भी कवर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 27 पे आइए जरा। ये इलस्ट्रेशन 27, ये इलस्ट्रेशन अब है उस पहली एक्टिविटी जिसमें मैं डाटा एनुअल कैश फ्लो की शेप में नहीं दिया गया, हमें खुद बनाना है। कैलकुलेट पेबैक पीरियड, कैलकुलेट एनपीवी, कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये नया हमारा जो टूल लगना है। कैलकुलेट आईआरआर, और पार्ट ई को भी हम आउटस्टैंडिंग रखते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। ये हमारा नया पार्ट आना है और पार्ट ई हमारा भी आउटस्टैंडिंग है। तो बहरहाल हमें करना क्या है, प्रोजेक्ट की कहानी से डाटा को कैश फ्लो की शेप में लेके आएंगे। और आपको जो हमें समझाया, डाटा कैश फ्लो शेप में आ जाए, एनुअल शेप में आ जाए, पेबैक लगा लो, एनपीवी लगा लो, इवन डिस्काउंटेड पेबैक लगा लो, एआरआर लगा लो, जो मर्जी टूल लगा लो। डाटा को अरेंज करना एनुअल इंटरवल पे, दैट इज द फर्स्ट चैलेंज। ठीक है जी, तो हम सवाल पढ़ते हैं पहले और फिर डाटा को अरेंज करने की तरफ चलते हैं। एक्सट्रॉन PLC is considering investing 1 million in a new project to manufacture and sell the brand new toy. The following estimate has been made. Estimate किया जी, sales number of units में 50,000 in the first year, rising by 10,000 units per annum. 1 million की इन्वेस्टमेंट है और एक टॉय बना के बेचोगे, पहले साल 50,000, उसके बाद हर साल 10,000 का इजाफा। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 4 साल, टोटल 4 साल आपने सेल करनी है। प्राइस पर यूनिट 25 रुपए है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए है, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स 8 रुपए है। In addition, fixed overheads relating to project are expected to be 90,000 per annum. The investment is expected to have a salvage value or residual value, एक ही बात है, 50,000 at the end of 4-year life. Calculate payback, NPV, discounted payback, IRR, डिफरेंट टूल्स लगाने हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के इस प्रोजेक्ट पे। तो टूल्स लगाने से पहले सबसे पहला काम है कैश फ्लो की शेप में डाटा अरेंज करना। अच्छा, यहां पे अब हम एक एग्जाम फॉर्मेट की बात भी सीख ले जरा, क्योंकि हम जरा पहली दफा एक कंप्रीहेंसिव, थोड़ी सी स्लाइटली कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन में हमें सवालों को कैसे प्रेजेंट करना हो तो उस पर बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी सवाल देखे ना, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर, पीवी, एनपीवी करते आए हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। नॉर्मली हमें जब भी डीसीएफ वगैरह पे जाना होता है, हम कैश फ्लोज को प्रेजेंट करने के 2 फॉर्मेट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट और डाटा। हम उन दोनों में से कोई फॉर्मेट चूज करते हैं। यह फॉर्मेट डिपेंड करता है एक सवाल पे, और वो सवाल है कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा तो क्या मेरे सालाना ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, जब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कहते हैं मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू और उसके रिलेटेड कॉस्ट, क्या मेरे सालाना ऑपरेटिंग कैश फ्लोज सेम रहेंगे इस प्रोजेक्ट के या बदलेंगे हर साल? चेंज होने जा रहे हैं ना। यूनिट्स आपके हर साल बढ़ेंगे तो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारे कैश फ्लो हर साल सेम नहीं है। जब कैश फ्लो सेम नहीं है तो हम नॉर्मली जो फॉर्मेट यूज करते हैं वो ये वाला है। ठीक है, दिस इज द लेआउट विच वी नॉर्मली यूज। हम ईयर्स फिर कॉलम में नहीं लगाते, ईयर्स हम इधर ले आते हैं। अगेन दिस इज रिकमेंडेड फॉर्मेट जिससे हम डाटा को एफिशिएंटली, क्विकली, विद लीस्ट एरर हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये शायद फॉर्मेट हमारे पास किताब है, बना हुआ फॉर्मेट, यू डोंट हैव टू लर्न, ये बना हुआ किताब में फॉर्मेट। ठीक है, यही चीज एज इट इज, ये कॉपी पेस्ट किताब से हुआ हुआ है। किताब में आपके पास पेज नंबर 21 पे ये दोनों फॉर्मेट बने हुए हैं। तो मैं फिलहाल इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूं
कि चूंकि हमारा केस है कैश फ्लोज हर साल बदल रहे हैं, तो जब कैश फ्लो हर साल बदलते हैं तो हम फॉर्मेट ये इस्तेमाल करते हैं जिसमें ईयर्स यहां पे आ रहे हैं और आइटम्स ऑफ कैश फ्लो डिस्क्रिप्शन इधर आती हैं, क्योंकि मल्टीपल डिस्क्रिप्शन यहां पे आने वाली हैं। अच्छा जी, इस फॉर्मेट के मुताबिक अब हम अपने क्वेश्चन का डाटा हैंडल करना शुरू करें अगर, तो मुझे बताइए मेरे प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? 4 साल लाइफ है, ठीक है जी। तो हम 4 साल लाइफ के मुताबिक प्रोजेक्ट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 27 है, 27। पहला कॉलम डिस्क्रिप्शन का है और देन 0 1 2 3 4, 0 में इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और 4 साल कारोबार चलना है, तो जनाब ये हमारी ईयर्स आ गए। आइटम्स ऑफ कैश फ्लोज हम इस शीट में, अच्छा ये फॉर्मेट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, दिस इज माय सजेस्टेड फॉर्मेट, और मैं अपने सारे क्वेश्चन जितने आपसे शेयर करूंगा इंशाअल्लाह उसी फॉर्मेट के मुताबिक करूंगा, जो 2 फॉर्मेट में आपको सिखा दूंगा एग्जामिनर। और उस फॉर्मेट में भी मेरी कोशिश होगी कि बड़ा स्टैंडर्डाइज हमारी डिस्क्रिप्शन में आइटम्स आए, ठीक है। सवाल जैसा मर्जी हो, आंसर हमारा ऑलमोस्ट हर सवाल का जो ये आंसर का टेबल है ना, सबका एक जैसा हुआ करेगा। इवन इसमें 9 आइटम भी तकरीबन मिलती जुलती एक जैसी हुआ करेंगी, बड़ा रेयरली फर्क हुआ करेगा। एग्जामिनर सॉल्यूशन में वेरिएशन बहुत ज्यादा नजर आएगी आपको। एग्जामिनर सॉल्यूशन में हर सवाल में लाइन आइटम्स आंसर की बदल जाया करेंगी। मैं इसको, ये मेन आंसर शीट है, ये आंसर का फॉर्मेट है, इसमें मेरी लाइन आइटम तकरीबन सेम रहा करेंगी। मेरी लाइन आइटम में सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कैश फ्लो लेते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज आएंगे, और फिर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, जिसको मैं वर्किंग की मदद से लेके आऊंगा। मतलब मेरे पास मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये सारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है ना, ठीक है। इन सब को मैंने वर्किंग में हैंडल करना है। एग्जामिनर इन सब चीजों को अक्सर आंसर में ले आता है। मैं रिकमेंड करता हूं आपको इसको वर्किंग में हैंडल करो, ताकि जो जरा इतना रशी डाटा है इसको हम मेन आंसर में ना शामिल करें, इसको साइड में हम लादा जाके हैंडल कर लेंगे, ताकि अगर कोई हमसे गलती हो तो मेन आंसर में हमारी गलती, कटिंग, ओवरराइटिंग रिफ्लेक्ट ना हो, वो वर्किंग में कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो अव्वल तो इंशाअल्लाह होगी नहीं, लेकिन हम ऐसे करेंगे। अच्छा जी, और यहां से मेरे पास नेट ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो प्रोजेक्ट के नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आ जाते हैं। और इसके बाद जब नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आ जाएं तो मैंने जो टूल लगाना है मैं लगा लूंगा। इस पर पेबैक लगाना है, एनपीवी लगाना है, आईआरआर लगाना है, सब कुछ लग जाएगा। ये डाटा उस शेप में बन जाएगा, ईयर वाइज कैश फ्लो। अच्छा जी, सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें। मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज इस प्रोजेक्ट में कितने हैं? 2, एक इन्वेस्टमेंट है, एक रेजिडुअल वैल्यू। ये 2 हमारे इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले कहा है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जब हम कर रहे हैं, हमने लेने ही 2 टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज हैं, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हमने लेने नहीं। यहां पे वैसे जिक्र भी नहीं है, लेकिन हम लेते भी नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में मेरे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज हैं। इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन की और रेजिडुअल वैल्यू 4 साल बाद 50,000। लीजिए जी, ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज पूरे हो गए। आज कैपिटल एसेट की मद में 10 लाख इन्वेस्ट करोगे, 4 साल बाद एसेट की जब लाइफ खत्म हो जाएगी, इसको बेच के 50,000 आ जाएंगे। ये हमारे हो गए इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज पूरे। स्टेप वाइज मार्किंग है, आप जैसे जैसे इस आंसर में वैल्यूज पुट कर रहे हो नंबर मिलते जा रहे हैं। मे बी एक नंबर इधर मिल गया, एक नंबर इधर मिल गया, कि आपने 0 के ऊपर 1 मिलियन शो कर दिया, एक नंबर मिल गया आउटफ्लो दिखाने का। 4 के ऊपर 50,000 का इनफ्लो शो कर दिया, एक नंबर मिल गया। हर वैल्यू को पुट करने का सही जगह पे नंबर मिलता जाएगा। अच्छा जी, भाई ये नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मतलब हम अगर ये कारोबार शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो इसके नतीजे में हम सालाना क्या कमाएंगे और क्या खर्चा होगा। हमारे पास एक तो वॉल्यूम अवेलेबल है, देन वी हैव प्राइस पर यूनिट,
वी हैव मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ये वेरिएबल होती है. वी हैव लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, ये भी वेरिएबल है, ठीक है. एंड देन वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट विच इज आल्सो रेलेवेंट, रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट है ना. फिक्स कॉस्ट जब भी आएगी हमने अलर्ट हो जाना, भाई ये पता नहीं क्या है, तो हमने पढ़ा ये रिलेटेड टू प्रोजेक्ट है, रेलेवेंट होगी. अच्छा यहां पे तो जो कीजिएगा, फिक्स कॉस्ट तो सालाना है. क्या ये सालाना खर्चा है? नहीं भाई, ये तो पर यूनिट है. इसको सालाना कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाइड विद यूनिट. अब तो जैसे इसने भी यूनिट से ज़रब खाना है, इसने भी यूनिट से ज़रब खाना है, इसने भी यूनिट से ज़रब खाना है, तो हमने इतनी चीजों को यूनिट से ज़रब क्यों देना है? क्या करेंगे? इनको हम नेट कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन बन जाएगा ना. तो बजाय इसके कि मैं इसको 10,000 से 50,000 से ज़रब दूं, इसको 50,000 से ज़रब दूं, फिर इसको 50,000 से ज़रब दूं, मैं इन दोनों को नेट करके एक ही दफा ज़रब दे दूंगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा. दोनों तरीके ठीक है, लेकिन एक लेंथी है, लेबोरियस है, टाइम वेस्ट करेगा मेरा, और एक एफिशिएंट है. तो हमने ख्याल रखना है ये सारा डाटा पर यूनिट है, इन सबको मैंने यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो लहदा क्यों करना भाई, इकट्ठा करके एक दफा मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो मेरी जो प्रेजेंटेशन रहेगी वर्किंग में, वर्किंग 1 नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की. 4 साल प्रोजेक्ट लाइफ है जी. तो 1 2 3 4 मैंने 4 साल प्रोजेक्ट चलाना है, और इन 4 सालों में मेरा एनुअल सेल वॉल्यूम 50,000, ये यूनिट्स हैं जी. 60,000, 70,000, 80,000 है. मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ, जिसकी वर्किंग में टाइम बचाते हुए एफिशिएंट प्रेजेंटेशन करते हुए यहीं पे एग्जाम में शो कर सकता हूं. 25 माइनस 10 माइनस 8 कितना है जी? इट इज ₹7. तो जब मैं यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एनुअल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा. 3,50,000, 4,20,000, 4,90,000 और 5,60,000 एनुअल कंट्रीब्यूशन आ गया. अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, लेस फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 सालाना है. रेलेवेंट है इसलिए मैं लेस कर रहा हूं, अगर इरेलेवेंट होती तो मैं इसको इग्नोर कर देता. लीजिए जी, यहां से मुझे मिल गए नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 2,60,000, 3,30,000, 4,70,000. नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. अगर मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करूंगा तो सालाना मुझे कितना कैश फ्लो आएगा? अच्छा, यहां पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, फिक्स कॉस्ट में बाज़ औक़ात नॉन कैश कॉस्ट भी शामिल हो सकती है, जो कि होती है डेप्रिसिएशन. हमने सारे कैश फ्लोज मेजर करने होते हैं, अगर फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन शामिल होती तो हम फिक्स कॉस्ट को एडजस्ट कर लेते, इस पे से डेप्रिसिएशन निकाल लेते. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन चूंकि साइलेंट है तो हम समझेंगे ये सिर्फ कैश कॉस्ट का जिक्र हो रहा है. क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो हम समझेंगे कैश कॉस्ट का जिक्र है. लेकिन हमारे सामने ऐसा सवाल आएगा शायद कहीं पास पेपर करते हुए, वो हमें बताएगा जी फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी शामिल है, तो फिर हमें डेप्रिसिएशन बाहर करनी होगी. डेप्रिसिएशन हम नहीं लेते, हम तो डेप्रिसिएशन की जगह सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ले ली हमने. भाई हमने डेप्रिसिएशन क्यों लेनी? हमने तो सारी इन्वेस्टमेंट एज अ कॉस्ट एज आउटफ्लो यहां पे ले ली हुई है. ठीक है, डेप्रिसिएशन तो लेते हैं हम सालाना प्रॉफिट लॉस बनाते हुए, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं चार्ज करते. इन्वेस्टमेंट एसेट में बैलेंस शीट में पड़ी होती है हमारी, पीएनएल में सालाना चार्ज आता है, बट यहां पे तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ही हमने चार्ज कर दिया, तो डेप्रिसिएशन की तो यहां पे गुंजाइश ही नहीं है. अच्छा जी, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आगे हमारे पास, इनको अब यहां पे एक्सटेंड कर लें. 2,60,000, 3,30,000,
4,00,000 और 4,70,000। लीजिए जी, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 1,000,000, 2,60,000, 3,30,000, 4,00,000 और 4,00,000 सॉरी 5,20,000, ऊपर 4,000 ऐड होना, बिल्कुल ठीक है जी, 5,20,000। ठीक है जी, ये हमारे टोटल प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आ गए। अब ये डाटा उस शेप में है जहां पे हम जो मर्जी टूल लगाएं, 0 में, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। अब इस पे जो मर्जी आप टूल लगा लें। आपने पेबैक लगाना है, आपने एनपीवी लगाना है, आपने आईआरआर लगाना है। ये 3 टूल्स हमें आते हैं, हम सीख चुके हैं। तो हमने पहली एक्टिविटी की जिसमें हमें डाटा प्रोजेक्ट का कहानी की सूरत में दिया गया था। हमने उस कहानी से प्रोजेक्ट को डाटा के कैश फ्लोज निकाले और एनुअल इंटरवल्स में उनको चेंज कर दिया। जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल जी? अच्छा जी, अब हम कैश फ्लोज को अरेंज कर चुके हैं। अब हम टूल्स अपने अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड के लिए क्या करना चाहिए हमें जी? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बनाने पड़ेगा, क्योंकि सालाना रिटर्न जो आ रही है इन्वेस्टमेंट के नतीजे में सालाना बेनिफिट बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। तो हम इस केस में पार्ट ए पेबैक के लिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बनाते हैं। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 10 लाख नेगेटिव। 1 साल गुजरा, 2,60,000 रिकवर, 7,40,000 नेगेटिव। 7,40,000 में से अगले साल 3,30,000 फिर रिकवर हो गया, 4,10,000 स्टिल नेगेटिव। 4 लाख रिकवर, 10,000 नेगेटिव, और यहां पे आके 5,10,000 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब हमारा पेबैक 3 ईयर से थोड़ा सा ही ऊपर है। 3 ईयर से थोड़ा सा ही ऊपर है। हमने जो तरीका सीखा था पेबैक का, पेबैक पीरियड इज टाइम बिफोर द फुल रिकवरी 3 ईयर्स प्लस अनरिकवर्ड अमाउंट 10,000 डिवाइडेड विद अमाउंट रिकवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर 5,20,000। तो कितना बना जी है? 3.02 कर लीजिए, 3.02 ईयर्स। ये हमारा पे बैक आ गया। और अगर हमने मंथ्स में ले जाने हैं, कितने मंथ्स आते हैं जी? 0.02 इंटू 12, 0.24, मतलब इवन नॉट इवन 1 मंथ। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स ही बने। फिर अगर मंथ में जाने हैं तो हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स भी हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स या 3.02 ईयर्स। फ्रैक्शन में जाना है तो 3.02 ईयर्स, अदरवाइज इट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स, क्योंकि 0.02 इंटू 12 मंथ्स, 1 महीना भी पूरा नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम डेज में नहीं जाते, हम मंथ्स में राउंड ऑफ कर सकते हैं। वो मंथ इवन 1 भी नहीं बन रहा तो 0 मंथ बन जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स और 3.02 ईयर्स। एमसीक्यू में आया तो आपको पता होना चाहिए 2 तरीके प्रेजेंट करने के होते हैं। फ्रैक्शन में भी ईयर्स बता सकते हो और ईयर्स एंड मंथ्स में भी बात हो सकती है। एनी क्वेश्चन? पेबैक पीरियड। प्रोजेक्ट के हमने कैश फ्लोज बनाए एनुअल इंटरवल्स पे, और उसके बाद हमने पेबैक पीरियड का टूल अप्लाई किया। पार्ट बी, एनपीवी अज्यूमिंग दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। इसी सवाल में
पार्ट बी के लिए मैं इसी को अगर एक्सटेंड करूं, एनपीवी के लिए मैं डिस्काउंट फैक्टर 8% का ले आऊंगा, फिर प्रेजेंट वैल्यू एट 8% आ जाएगी, और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि तमाम प्रेजेंट वैल्यू का सम होता है वो आ जाएगी। मैं यही टेबल आगे इसका एक्सटेंडेड शेप प्रेजेंट वैल्यू टेबल खोलिए जी, सेकंड लास्ट पेज पे जो टेबल अवेलेबल है प्रेजेंट वैल्यू का। 8% 0 तो हो गया 1, 8% 1 ईयर 0.926, 8% 2 ईयर 8, 3 ईयर 4 ईयर 735। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हमारे पास हैं, इन कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करें रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर के साथ, प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू। बताइए जनाब इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, बल्कि प्रेजेंट वैल्यू मुझे बता दीजिए जरा, हर आइटम की प्रेजेंट वैल्यू। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 मिलियन, 216 2.926, 240760। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 313 2.857 जी, 282 810, 317 620, 32200। लीजिए जी, अब इस कॉलम इस रो का सम कीजिए, नेगेटिव फिगर सारी पॉजिटिव है, सम बताइए क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बताइएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनपीवी क्या आ रही है। डबल 23390, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। एनपीवी अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8%, 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो तो 8% के फैक्टर लिए गए। कैश फ्लोज को हमने हर कैश फ्लोज को उसके रिलेटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई, और प्रेजेंट वैल्यूज का सम कर लिया तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, पीवी ऑफ बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट 223390, पॉजिटिव। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक टूल है हमारा पार्ट सी, डिस्काउंटेड पेबैक। इस पे हमने पहले बात की नहीं, लेकिन इस पे बात करने वाली कोई बनती भी नहीं है। डिस्काउंटेड पेबैक, पेबैक आता है ना हमें, तो पेबैक हम कैलकुलेट करते हैं, ये कैश फ्लोज पे पेबैक ले लो, कैश फ्लोज का क्यूमुलेटिव बना लो। डिस्काउंटेड पेबैक क्या है, कैश फ्लोज को पहले डिस्काउंट कर लो, फिर प्रेजेंट वैल्यू टर्म में देखो पैसे कितनी देर में वापस आ रहे हैं। यहां पे हम क्या बात कर रहे थे, कैश फ्लो टर्म में पैसे जो जेब से गए हैं वो कैश फ्लो की टर्म में कितनी देर में वापस आए। अब यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे पैसे जो गए हैं वो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कितनी देर में वापस आए। तो पार्ट सी के लिए हम यहां पे एक वर्किंग बनाते हैं, ऊपर हमने बनाई थी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, यहां पे बनाते हैं क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम। अच्छा, यहां पे ख्याल रखना है डिस्काउंटेड पेबैक में आप प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं कौन से वाली, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली। अभी आईआरआर भी हमने करना है, आईआरआर में हमने 2 रेट्स पे प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती है। ख्याल रखना है डिस्काउंटेड पेबैक पे प्रेजेंट वैल्यू ली जाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली प्रेजेंट वैल्यू पड़ी इस वक्त एक हुई है, अगर मैंने आईआरआर का सवाल पहले कर लिया होता तो मेरे पास 2 प्रेजेंट वैल्यू पड़ी होती। पेबैक के लिए, डिस्काउंटेड पेबैक के लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। तो जनाब जरा इसकी वर्किंग बनाए, जरा प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग कैसे दिखेगी हमारी। अब हम इस वैल्यू को लेके, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू 8% की है, इसको लेके हम बना रहे हैं जनाब। तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 मिलियन नेगेटिव, 240 760 रिकवर हो गया,
759,240 स्टिल नेगेटिव। मजीद 282,810 रिकवर हुआ। 47,430। फिर मजीद रिकवरी आई 158810। इसका पॉजिटिव मैं अगर यहां पे ना भी निकालूं तो कोई इशू नहीं है, मैं इसके बगैर ही पेबैक पूरा कर लेता हूं। इसके बाद पेबैक पूरा हो रहा है तो हमारा पेबैक डिस्काउंटेड पेबैक यहां पे क्या आता है, मैं इधर कैलकुलेट करूं। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड टाइम बिफोर फुल रिकवरी 3 years प्लस रिकवरी रिक्वायर्ड इन द लास्ट ईयर 158,810 ओवर अमाउंट रिकवर्ड इन द लास्ट ईयर 382,200। तो बताइए जनाब 3.42 years, और अगर मंथ में ले जाना हो तो 3 years and 5 months। आप जैसे मर्जी प्रेजेंट करें, 3.42 ईयर लिखें, 3.5 मंथ, 3 years 5 मंथ लिखें, डिपेंड्स। हम एमसीक्यूज में है तो हमें दोनों तरफ पता होना चाहिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये भी काफी है, फिर मंथ्स में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। एमसीक्यू में आपको जरूरत पड़ सकती है मंथ्स में कन्वर्ट करने की, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू की ऑप्शन ही मंथ्स वाली गिवन हो आपको। जी जनाब, डिस्काउंटेड पे बैक। अब आप डिस्काउंटेड पे बैक के स्टेप्स आपके पास लिखे हुए हैं जी पेज 20 की बॉटम पे। अब आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है कुछ नहीं सीखने को, लेकिन जस्ट एक रिवीजन के लिए, कंफर्मेशन के एक्सरसाइज को पढ़ लीजिए। पेज 20 की बॉटम पे डिस्काउंटेड पे बैक के स्टेप्स हैं। परफॉर्म हमने कर लिया है डिस्काउंटेड पे बैक, लेकिन ये इसका तरीका है। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज लीजिए, कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट कर लीजिए और फिर क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग बना लीजिए पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी, ये 3 स्टेप्स है और इसका भी डिसीजन रूल वैसा ही रहेगा। इसका में डिसीजन रूल हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा। अगर पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड से कम है, प्रोजेक्ट फीजिबल है। अगर प्रोजेक्ट का पेबैक स्टैंडर्ड से ज्यादा है, प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है। हमें स्टैंडर्ड पेबैक दिया जाएगा अगर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में आएगा। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई? हमने इलस्ट्रेशन 27 में इसके 3 पार्ट्स कर लिए हैं। हमने पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लिया प्रोजेक्ट का, हमने एनपीवी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% पे कैलकुलेट कर ली, हमने डिस्काउंटेड पे बैक भी कैलकुलेट कर लिया, उसमें भी हमने डिस्काउंट रेट 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही यूज किया। अच्छा, जब आपको इस प्रोजेक्ट की आईआरआर कैलकुलेट करनी है, आईआरआर का तरीका कर क्या जी? कोई सो 2 रेट्स। अच्छा, यहां पे अब एक हमारे लिए थोड़ी सी एक स्टेप में आसानी होगी है। वैसे तो अगर इस सवाल में मैंने एनपीवी कैलकुलेट ना की होती तो मेरी गाइडलाइन थी एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नीचे, एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर ले लो। मतलब मैं एक 5 ले लेता, एक में भी 10 या 12 ले लेता, 15 ले लेता, कोई भी ले लेता, 20 ले लेता बेशक, ये मेरी गाइडलाइन होती। लेकिन इस सवाल में मैं एनपीवी कर चुका हूं। एनपीवी करते हुए 8% पे मैं ऑलरेडी डिस्काउंटिंग कर चुका हूं। जिसका मतलब मुझे अब सिर्फ एक रेट और लेना है, मुझे 2 रेट और लेने की जरूरत नहीं लेने की जरूरत। ठीक है, एक रेट पे तो एनपीवी आ चुकी है, तो वो कोई भी रेट हो सकता है, वो 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही सही, कोई बात नहीं। एक रेट पे एनपीवी मेरे पास है जनाब 8% पे, तो दूसरा रेट आप 15% लीजिए जरा। ये एनपीवी का ये पार्ट आपका रिवाइज होगा। अब समझिए आप पार्ट डी करने जा रहे हैं, ये कंपोनेंट रिवाइज करेंगे, 15% पे एनपीवी कैलकुलेट करें और फिर उसकी आईआरआर बताइए इंटरपोलेशन की मदद से। आपको ये पार्ट 15% के लिए रिवाइज करना है। 15% डिस्काउंट फैक्टर,
15% प्रेजेंट वैल्यू और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी एनपीवी। जब एनपीवी आ जाएगी 15% पे तो फिर इंटरपोलेशन का फार्मूला और आईआरआर। कोई बात समझ ना आए बेटा पूछिएगा। एनपीवी जीरो ज़ूम करके आईआरआर कैलकुलेट नहीं कर सकते? एनपीवी जीरो लिख कर एनपीवी जीरो ज्यूम करके इक्वेशन बनाना चाह रहे हो आप? शायद हमारी बात हुई थी कि जब हमसे एग्जामिनर ने आईआरआर कैलकुलेट करने को कहा है तो हम इक्वेशन की मदद से भी आर एट विच एनपीवी जीरो वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्यूएम में सीखा हुआ है। लेकिन जब हम एग्जामिनर सोल्यूशन देखते हैं ना तो हमें कोई भी एग्जामिनर सोल्यूशन इस पैटर्न पे नहीं मिलता। एग्जामिनर सोल्यूशन मेरे हिसाब से अगर हम कर देते हैं ठीक है आंसर, क्योंकि उसने तो कहा आईआरआर मैं जिस मर्जी तरीके से निकाल दूं और ये अप्रूव तरीका है इक्वेशन की मदद से निकालना, जैसे हमने क्यूएम में सीखा था। लेकिन एग्जामिनर सोल्यूशन हम जब देखते हैं तो हमें हर सोल्यूशन इंटरपोलेशन वाला नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब आईकैप एक सोल्यूशन पे आपको गाइडलाइन दे रहा है तो इसका मतलब आईकैप एक्सपेक्ट करता है कि आप उस मेथड पे ही स्ट्रिक्टली चलिए। हमें कोई भी सोल्यूशन इक्वेशन वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन मुझे डर लगता है कि आईकैप के एग्जामिनर को अगर वो इक्वेशन वाला सोल्यूशन पे अपडेट ना हुआ पेपर चेक करने वाला तो कहीं वो गलत ना कर दे हमारा इसको, भाई ये तो इसने पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी जब तक क्यूएम नहीं पढ़ाया था मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इक्वेशन वाला सोल्यूशन सिखाया गया है। मैंने क्यूएम पढ़ाया तो मुझे पता लगा भाई आप तो इक्वेशन से आप क्यूएम आईआरआर निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब पता तो था लेकिन ये नहीं पता था कि आपने ये चीज सीखी भी है। लेकिन यही बात मुझे आईकैप के एग्जामिनर से डर लगती है कि उसको अगर ये कंफ्यूजन रह जाए तो ये ना समझे कि आपने कोई गलत तरीका अप्लाई किया हुआ है, आपके नंबर ना काट दे, क्योंकि हमें किसी सोल्यूशन में इक्वेशन से आईआरआर नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब हमें शायद समझना है कि हमारा तरीका है ये इंटरपोलेशन वाला, हमने इसी के हिसाब से चलना है। ठीक है, हमें इंटरपोलेशन के हिसाब से ही चलना है। लेट्स डोंट टेक एनी रिस्क हियर जी। 15% पे एनपीवी क्या आती है, पार्ट डी की बात कर रहे हैं जी, दोबारा बोलिए। 3632 पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्टिल पॉजिटिव है। इसके बाद आ जाएंगे आप इंटरपोलेशन की मदद से आईआरआर निकालने, तो आईआरआर क्या आती है 16.36%। ये है जी आपकी आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट 16.36%। कोई डिसएग्रीमेंट इस आईआरआर के ऊपर? हमने इलस्ट्रेशन 27 में पार्ट ए बी सी डी 4 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। किसी बच्चे को कोई एतराज या कोई हेल्प चाहिए किसी कैलकुलेशन पे तो पूछिए। जी जनाब, हो गया जी यहां तक काम। डी तक किसी बच्चे को डी तक को हेल्प चाहिए तो पूछिए। अब हम पार्ट ई पे बात करेंगे। अच्छा, पार्ट ई में क्या कहता है जी वो? रिकैलकुलेट एनपीवी
इफ सेल्स आर एट अ कांस्टेंट 65,000 यूनिट्स, सालाना सेल 65,000 पे बराबर हो जाए अगर, तो जब सेल सालाना बराबर हो जाएंगी तो सालाना कैश फ्लो बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि प्राइस, मटेरियल, लेबर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सारी बराबर है। तो इसका मतलब सालाना कैश फ्लो हमारे बराबर हो जाएंगे, हमारे कैश फ्लो ले जाएंगे शेप एन्युटी की। और जब कैश फ्लो एन्युटी की शेप ले जाए तो फिर हम ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इधर डिस्क्रिप्शन होती है, इधर ईयर्स होते हैं, कैश फ्लोज हैं, डिस्काउंट फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये फॉर्मेट थोड़ा सा वही जो हम पहले करते हैं इलस्ट्रेशन में, ठीक है। तो जब कैश फ्लोज एन्युटी की शेप में है तब ये वाला फॉर्मेट चलेगा, रिकमेंडेड फॉर्मेट है, सजेशन है। और अगर जब कैश फ्लोज हमारे सालाना चेंज हो रहे हैं तो वाला फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। अब हम इस फॉर्मेट के तहत सवाल को हल करेंगे। मैं जगह, ये जी मैं इधर से जगह रेज कर रहा हूं। पार्ट ई के लिए पहला कॉलम डिस्क्रिप्शन का आएगा, दूसरा कॉलम मेरा ईयर का है, तीसरा कॉलम कैश फ्लो का, डिस्काउंट फैक्टर का और प्रेजेंट वैल्यू का। डिस्क्रिप्शन, ईयर, कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट फैक्टर इस केस में भी हम 8% ही लेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, तो एनपीवी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया जाता है। अब आइटम्स मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, पहली आइटम 0 में इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन की, और इसी से रिलेटेड इसकी दूसरी आइटम भी मैं यहीं पे डाल दूं अगर, तो 4 साल बाद इसकी रेजिड्यूल या सैल्वेज वैल्यू है, और वो है 50,000 के। इसके बाद नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आएंगे, 4 साल आएंगे एन्युटी की शेप में, और इनको मैं वर्किंग 1 की मदद से, वर्किंग 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वर्किंग 2 की मदद से बना लूंगा। अच्छा जी, अब वर्किंग 2, नीचे जी ये मेरी वर्किंग 2, वर्किंग 2 में अब मेरी ईयर वाइज सेल सेम नहीं, सेम होने वाली है, तो मैंने लिखना है एनुअल सेल वॉल्यूम हर साल का सेम है 65,000 इंटू 7, मेरा एनुअल कंट्रीब्यूशन क्या होगा हर साल का सेम 4,55,000, और एज अ रिजल्ट मेरा एनुअल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो हर साल का सेम 3,65,000। अब मुझे हर साल का कैश फ्लो अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना, मुझे एक ही कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, और 1 से लेके 4 साल तक यही है। लीजिए जी, कैश फ्लोज मेरे तैयार हो गए, एन्युटी शेप में आए तो मेरी वर्किंग तो आसान होगी, मुझे हर साल के लिए अलहदा अलहदा रेवेन्यू और कॉस्ट मेजर नहीं करना पड़ा, मैंने एक ही दफा कैलकुलेट किया, और चूंकि एन्युटी है तो हर साल सेम है, तो 1 से लेकर 4 तक 3,65,000। लीजिए जब इसकी एनपीवी कैलकुलेट कीजिए जरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम वही 8% है जी, सिंगल कैश फ्लो, सीरीज ऑफ कैश फ्लो। एट 8% 0 डिस्काउंट फैक्टर 1, 8% 4 ईयर डिस्काउंट फैक्टर इज 0.735, 8% 4 ईयर एन्युटी फैक्टर, लास्ट टेबल पे जाइए 3.312, लीजिए जी प्रेजेंट वैल्यू लीजिए, और फिर यहां पे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि सम होगा इस कॉलम का आएगी, कितनी है जी 245
630 एंड इट इज पॉजिटिव। अगर हमारी सालाना सेल 65,000 यूनिट्स पे कांस्टेंट हो जाए तो हमारी एनपीवी आती है 2,45,630। अब हमें चूंकि सालाना वॉल्यूम कांस्टेंट है, हर साल के लिए लहदा हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो मेजर नहीं करने, हमें एक ही वैल्यू मेजर करनी है हर साल के लिए, 1 से लेकर 4 साल तक सेम। पहले केस में हमें चारों साल में सेल वॉल्यूम अलहदा था, हमने 1 2 3 4 साल का डाटा अलहदा बनाया था। अब हमने सबका सब इकट्ठा है, सालाना है ये हमारा डाटा, इसमें कोई एनुअल चेंज नहीं आने वाला। जी बच्चों, कोई सवाल? हमने अभी तक जो टूल सीखे थे, जो लर्निंग थी, उसमें से काफ़ी चीज़ों का रिकैप हमने इस इलस्ट्रेशन में लिया, अलॉन्ग विद वन लास्ट टूल जो हमारे सिलेबस में रहता था डिस्काउंटेड पेबैक का, उसको भी हमने यहाँ पे टच कर लिया। अब यहाँ पे फिर मैं तवज्जो दिला दूँ, डिस्काउंटेड पेबैक पे या पेबैक पे पास पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। अगर आप रिवीजन करते हुए ये इलस्ट्रेशन और डिस्काउंटेड पेबैक पे हमने इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है, कुछ है नहीं करने वाला, ठीक है ना। कोई और इलस्ट्रेशन सवाल हमारे सामने आने वाला ही नहीं है, सिर्फ एक यही इलस्ट्रेशन है जिसमें डिस्काउंटेड पेबैक हमने किया है। मुझे टू माई मेमोरी और कोई सवाल इलस्ट्रेशन नहीं आएगी। अगर आप रिवीजन करते हुए इस इलस्ट्रेशन को 2-3 दफा नहीं देखोगे एग्जाम में जाने से पहले, तो हो सकता है डिस्काउंटेड पेबैक की टर्म भी आप भूल जाओ, तो ये भी कोई टूल होता था, ठीक है ना, तो जाके आपको उसकी कैलकुलेशन याद रहे। हालांकि बात तो सिर्फ हर रिवीजन पे 10 सेकंड 15 सेकंड लगाने की है। अगर आप आज से आगे 15-15 सेकंड करके 1 मिनट टोटल इन्वेस्ट कर दिया मजीद, तो ये टूल आपकी ग्रिप में है। लेकिन अगर आपने 1 मिनट इन्वेस्ट ना किया अगले 4-5 महीनों में, तो ये टूल आपकी ग्रिप से गया। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नोट्स को देखते रहो बार बार भाई। अच्छा जी, हमने प्रोजेक्ट की स्टोरी से कैश फ्लोज बनाना, प्रोजेक्ट की स्टोरी से कैश फ्लोज बनाना, उसमें एक तो ये अजम्पशंस की एप्लीकेशन हमारे सामने आया करेगी। कहानी से कैश फ्लोज एनुअल इंटरवल पे शो करना, इन अजम्पशन को फॉलो करना होता है। इसके अलावा देयर आर 3 एडजस्टमेंट्स, उनमें से हमें किसी सवाल में कोई 1 आएगी, कभी 2 आएंगी, कभी 3 आएंगी, ठीक है। जिसके बाद आप समझिए हमारे कैश फ्लोज कंप्लीट होते हैं टूल अप्लाई करने के लिए। तो अभी हमने जो फाइनल हमारी 3 एडजस्टमेंट्स हैं उन पे तवज्जो देनी है। वो एडजस्टमेंट्स हैं जी, एडजस्टमेंट नंबर 1, इन्फ्लेशन, इन DCF। एडजस्टमेंट नंबर 2, dealing with working capital investment, और एडजस्टमेंट नंबर 3, dealing with taxation। हमें जो एक कंप्रीहेंसिव सवाल एग्जामिनेशन में आता है DCF टूल के ऊपर, नॉर्मली हमें टूल DCF ही एग्जाम में टेस्ट होता है, मतलब DCF से मुराद NPV एंड IRR, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टूल। पेबैक पे, डिस्काउंटेड पेबैक पे हमें सवाल नहीं आया हुआ, ऑल्दो डिस्काउंटेड पेबैक भी DCF मेथड बन जाता है क्योंकि उसमें भी डिस्काउंटिंग है। हमें DCF पे क्वेश्चन आएगा जो इन्वेस्टर अप्रेजल का, DCF टूल की मदद से हल करने के लिए। उसमें टाइमिंग की assumption के अलावा इन 3 में से 1, 2 या तीनों एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो सकती हैं। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो आप करेंगे कि वो तो हर सवाल में अप्लाई होनी है टाइमिंग की assumptions, लेकिन इनमें से किसी सवाल में कोई 1 एडजस्टमेंट होगी, किसी में 2 होंगी, किसी में 3 एडजस्टमेंट हुआ करेंगी, और नंबर्स इन एडजस्टमेंट्स के पढ़े होते हैं।
कैश फ्लोज की कहानी से ये एग्जम्पशन अप्लाई करना और ये एडजस्टमेंट पास करना, 80% मार्क्स हमारे क्वेश्चन में इन चीजों पे होते हैं। तो अजम्पशंस पे हमने थोड़ी बात कर ली है, कोई बहुत ज्यादा उसमें लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, लेकिन इन पे हमारी वर्किंग थोड़ी सी होगी, जिसमें हम काफी इलस्ट्रेशन भी करेंगे और एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे, तो इनकी बार बार हमारी रिवीजन भी होने वाली है। तो सबसे पहले कहानी हम शुरू करेंगे अपनी एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से कैसे हम टैकल करेंगे? इन्फ्लेशन होती क्या जी? राइज इन प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम कैफ 3 में थे ना, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़े थे, वहां पे इन्फ्लेशन वाज नॉट रेलेवेंट, क्योंकि इन्फ्लेशन प्राइसेस का बढ़ना इट्स ओवर द टाइम। तो कैफ 3 में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग थी, टाइम तो गुजरता ही नहीं था। टाइम से मुराद यहां पे लिया जाता है इन्फ्लेशन के लिए सालों में, रियलिटी में सालों के, एक साल कम से कम गुजरता है, फिर प्राइसेस रिवाइज होती हैं। कंपनीज अपनी प्राइसेस नॉर्मली साल बाद ही रिवाइज करती हैं, हमारी तरह नहीं कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें रिवाइज हो रही होती हैं, बिजली की कीमतें 10 दिन बाद 15 दिन बाद बदल रही होती हैं। इंटरनेशनली जनरली चीजों को स्टेबलाइज रखा जाता है, और इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि भाई साल गुजरेगा तो कीमतें बढ़ेंगी ना, हर दूसरे चौथे दिन कीमतें थोड़ी बढ़ती हैं। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग तो क्या 3 में पड़ा था, वहां पर तो साल गुजरता ही नहीं था, वहां पर तो दिनों की बात होती थी। आज आपने प्राइस डिसाइड की, कल बेचना शुरू कर दिया, परसों बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वहां पे 2-3 दिन में प्राइस नहीं बदल जाती। लेकिन यहां पे आप कैपिटल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, आप 5 साल लाइफ की बात कर रहे हो। अब इट डज नॉट लुक प्रैक्टिकल कि जो प्राइस आपने 25 रुपए इधर रखी है, 4 साल बाद ही 25 रुपए ही चल रही होगी। प्रैक्टिकल नहीं लगता रियलिटी में। रियलिटी में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सालाना बेसिस पे प्राइसेस बदल जाती हैं। तो प्राइसेस जब बदलती हैं, अब हमें क्वेश्चन आ सकता है जिनमें इन्फ्लेशन इन्वॉल्व ना हो, जैसे ये इलस्ट्रेशन की, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हमें आएंगे ऐसे जिनमें इन्फ्लेशन इन्वॉल्व होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली रियलिटी में इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करेगी। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में जो 4 साल 5 साल 10 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें डेफिनेटली इन्फ्लेशन का रोल आएगा। तो हाउ टू डील विद इन्फ्लेशन, ये जो हमारा पहला एस्पेक्ट होने जा रहा है। अब इन्फ्लेशन का इफेक्ट समझने के लिए हम देखें कि इन्फ्लेशन हमें किस तरह, हमारे कैश फ्लोस को कैसे इफेक्ट करती है, हमारे इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न को कैसे इफेक्ट करती है। पर इसको समझें, डील कैसे करने और बात की बात है। अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो पहले साल भी 1 यूनिट बेच के 25, दूसरे साल भी 1 यूनिट बेच के 25 रुपए मिले। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 10% सालाना है तो पहले साल 1 यूनिट बेच के 25 मिलेंगे, तो दूसरे साल वो यूनिट बेच के 27.5 मिलेंगे, क्योंकि योर सेल प्राइस विल ग्रो। सिमिलरली योर कॉस्ट विल आल्सो ग्रो ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो पहला इफेक्ट इन्फ्लेशन का कैश फ्लोज पे आता है। इन्फ्लेशन की वजह से हमारे कैश फ्लोज ग्रो कर जाते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से हमारे कैश फ्लोज ग्रो कर जाते हैं। दूसरा इफेक्ट इन्फ्लेशन का हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आता है। इन्फ्लेशन का दूसरा इफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी आ जाता है। उसके लिए आप ये मिसाल समझो जरा। आप एग्जाम्पल लो, कंट्री ए और एक कंट्री बी, आपका ऑप्शन है, आप चाहो तो कंट्री ए में इन्वेस्ट कर दो, चाहो तो कंट्री बी में इन्वेस्ट कर दो पैसा अपना। पैसा हमने, है तो गलत काम, लेकिन हम बैंक में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। कंट्री ए में बैंक रेट ऑफर कर रहा है 5%, कंट्री बी में भी बैंक रेट ऑफर कर रहा है 5%। कंट्री ए में इन्फ्लेशन रेट है 1%, कंट्री बी में इन्फ्लेशन रेट भी 5% है। कौन सा कंट्री चूज करोगे? ए। वाई? ये कौन बताएगा? एक मुझे प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए। आंसर ठीक है, कंट्री ए हमें चूज करना है, बट वाई कंट्री ए? जी बेटा, क्योंकि जो रिटर्न आ रहा है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा है, इन्फ्लेशन से डील करने के बाद भी हमारे पास कुछ बचेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने बेटा। होता क्या है, इन्फ्लेशन, पैसा आपके हाथ में अगर बैंक में पड़ा हुआ है, तो जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस जब मार्केट में ऊपर जाती हैं तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। 1% इन्फ्लेशन का मतलब पैसे की वैल्यू 1% के हिसाब से सालाना कम हो रही है। और रिटर्न का मतलब क्या है कि
प्रॉफिट की वजह से पैसा बढ़ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, 1% से सालाना कमी आ रही है और 5% से सालाना पैसा बढ़ रहा है। पैसे की क्वांटिटी 100 का 105 हो जाएगा एक साल में, ठीक है ना। पैसे की क्वांटिटी सालाना 5% से बढ़ी है और पैसे की वैल्यू सालाना 1% से कम हो रही है। तो नेट में तो फायदा हुआ ना आपको, क्योंकि क्वांटिटी 5% से बढ़ गई है, वैल्यू 1% से गिरी है, नेट फायदा है हमें। तो हम कहते हैं यहां पे तो हम नेट फायदे में है। इधर क्या हो रहा है, 5% से वैल्यू गिर रही है, 5% से क्वांटिटी बढ़ी है, आप ऑलमोस्ट बराबर बराबर खड़े हो। जितना कमाया पैसे बढ़ने में, उतना वैल्यू गिरने में गंवा दिया। तो यहां पर नेट में आपको शायद नेग्लिजिबल, बारीकी में नहीं जाते, आप समझो जीरो फायदा हो रहा है यहां पे। तो इधर आपको जीरो फायदा है, इधर आपको तकरीबन 4% का फायदा है। तो आपका डिसीजन है भाई मुझे इधर जाना है। अब इससे फर्क क्या पड़ा, इन्फ्लेशन 1% थी तो इन्वेस्टर 5% रिटर्न लेके खुश है, ऐसा ही है। इन्फ्लेशन 5% पे चली जाएगी तो क्या इन्वेस्टर 5% रिटर्न से खुश होगा? नो, इन्वेस्टर विल रिक्वायर हायर। कितना हायर उस पर अभी हम नहीं जाते, हायर रिटर्न विल बी रिक्वायर्ड। इसकी कैलकुलेशन पे हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल तो हम रिलेशनशिप देख लें कि रिलेशनशिप क्या बना। हमने कहा इन्फ्लेशन का एक इफेक्ट आता है कैश फ्लोज पे। कैश फ्लोज हमारे ग्रो कर जाते हैं। 100 की चीज साल बाद 110 देके जाएगी, 2 साल बाद 121 देके जाएगी। एक चीज मैंने साल बाद पहले साल बेची 110, 100 रुपया मिला मुझे। वही चीज दूसरे साल बेची 110 मिला, 10% प्राइस इजाफे के साथ। वही चीज तीसरे साल बेची 121 मिला। इन्फ्लेशन की वजह से हमारे कैश फ्लोज ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ सेल प्राइस नहीं ग्रो करती, कॉस्ट भी ग्रो करती है। हाउ टू डील विद दैट इन क्वेश्चंस, उस पर हम देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं हमारे इंपैक्ट कहां कहां जाने वाले हैं। इन्फ्लेशन की वजह से हमारे कैश फ्लो बदलते हैं, और दूसरी इफेक्ट हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से रेट ऑफ रिटर्न बदलता है। इन्फ्लेशन हायर होगी तो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न हायर होना चाहिए। इस पे भी इन्फ्लेशन का असर आता है। हाउ टू डील विद दैट, इस पे बातें करनी है, अभी काफी कुछ सीखना है। अभी हमने सिर्फ इन्फ्लेशन का मतलब समझा क्या है और उसका इफेक्ट हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल में कहां कहां आने वाला है, उस इफेक्ट को डील कैसे करना है, ये अगला स्टेप। जी कोई सवाल यहां पे? इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन हमारे कैश फ्लोज को इंपैक्ट करती है। इन्फ्लेशन हमारे रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर को या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन के असरात को कैश फ्लोज में कैसे डील करना है, इन्फ्लेशन के असरात को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैसे डील करने हैं, ये लर्निंग कल पे, ठीक है जी। अभी हम सिर्फ इन्फ्लेशन के तारुफ तक रहे हैं। इस पे डिस्कशन जो है हाउ टू डील विद इट, वो इंशाअल्लाह हम कल देखेंगे, ठीक है जी। किसी बच्चे के दिन में जी बेटा कैश फ्लोज में इंक्रीज होगा। मैं भी प्रॉफिट्स वगैरह की कैलकुलेशन में भी हम नहीं गए। मैंने कहा कि हमने पहले जो सवाल किया था उसमें इन्फ्लेशन नहीं थी। उसमें कहा गया था 25 रुपए प्राइस है जी पर यूनिट, 10 रुपए मटेरियल की कॉस्ट है पर यूनिट। तो मैंने हर साल 25 रुपए और हर साल 10 रुपए ही रखा था। लेकिन अगर मुझे कह दिया जाएगा भाई इन्फ्लेशन भी है, प्राइस 10% सालाना से बढ़ेगी, मटेरियल कॉस्ट 5% सालाना से बढ़ेगी, तो फिर मुझे हर साल उसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा। हाउ टू डील विद इट वो हमने देखना है। अभी सिर्फ हम बात करें कि हमारी वैल्यूज बदल जाएंगी। वैल्यूज में इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगर पहले साल एक चीज 25 की बेची है तो 10% इन्फ्लेशन के साथ दूसरे साल वो चीज 25 की नहीं बिकेगी। 10% प्राइस के इजाफे के साथ वो 27.5 की बिकेगी, ठीक है। तीसरे साल और बढ़ जाएगी, कॉस्ट में भी यही होने वाला है। तो हाउ टू डील विद, उस पर हमने बात अभी करनी है। अभी हमें सिर्फ इफेक्ट असरात देखे हैं कि क्या क्या असरात आएंगे इन्फ्लेशन के, हाउ टू डील विद देम, उस पर हमने बात अभी करनी है और काफी दिन चलती रहेगी ये बात। कल सीखेंगे और फिर आगे पास पेपर करेंगे। तो जैसे मैं कहूँगा 10 सवाल हम करेंगे ना पास पेपर के, तो 10 में से तकरीबन 7-8 में इन्फ्लेशन आ जाएगी हमारे सामने पास पेपर में भी। जी बेटा बेटा इन्फ्लेशन की वजह से आपके जो हमने यहां चीज देखी ना, इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाते हैं, ठीक है।
और डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ती है तो पैसे की वैल्यू आपकी कम हो जाती है। बस जैसे पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन हाई है तो पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू गिरेगी, और वैल्यू गिरेगी तो इसका इफेक्ट आपकी प्राइसेस पे भी आता है, इसका इफेक्ट आपके एक्सचेंज रेट्स पे भी आता है। पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू गिर गई ना तो डॉलर की वैल्यू तो नहीं गिरी, डॉलर तो वहीं का भी खड़ा है। तो फिर पहले जो $1 में 200 रुपये आते थे, रुपए की वैल्यू गिर गई तो $1 में 250 रुपये आने शुरू हो गए, 270 आने शुरू हो गए। ठीक है, तो मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं इन्फ्लेशन के इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी और इन्फ्लेशन साथ साथ ही चल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट तो इकोनॉमी का ही कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो बिल्कुल इन्फ्लेशन भी उन डिस्कशन में कहीं ना कहीं, बल्कि कई जगह पे आ रही होती है। जो इकोनॉमी जब डिस्कस की जाती है तो उसमें इन्फ्लेशन कई जगह पे आ रही होती है, हमारे रोल प्ले करती है। ठीक है जी, तो मजीद कल इंशाल्लाह बातें करेंगे, इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।